गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बिहार स्पेशल में मैंने काफ़ी कुछ कराया है और काफ़ी कुछ और करवाने का इरादा है। अभी जो बुक देख रहे हैं ये बिहार एक परिचय है, इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की। ये ऑब्जेक्टिव भी आती है, सब्जेक्टिव भी आती है, तो बेहतर है कि इसी दोनों किताब को अच्छे तरीके से कर लिया जाए। कोई एक बुक भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मैंने लगभग सभी बुक से क्वेश्चंस कराने का आप लोग को वादा किया था। तो बिहार का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल का, जिसमें कि सभी किताबों के डिटेल्स में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, खास करके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो चलिए इस बुक का भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 30 नंबर चूँकि यहाँ से बिहार स्पेशल से पक्के हो जाते हैं, बीपीएससी सीडीपीओ या कहीं और भी, तो हम लोग आराम से क्लासेस को लेंगे, छोटा करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे भी जाएंगे तो भी अपना समय लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रोत्तर बिहार, स्वतंत्रोत्तर बिहार से संबंधित प्रश्नों को लेंगे कि भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, तो ये कौन था? तो ये बिहार था। ये अलग रहा कि ये प्रॉपर लागू नहीं हो पाया, लेकिन बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया गया था। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो ये बना बिहार में। आगे हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो ये हुआ बिहार के कारण। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारों ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1955 में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पटना में। 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ। बिहार के किस बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? तो ये हुआ कोसी बांध के लिए। कोसी बांध का निर्माण 1954 में हुआ था। बिहार में किस सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? तो ये हुआ था 1967 में। सरकारी तौर पर मृतकों की संख्या 9 बताई गई। यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया, तो जिगर का टुकड़ा कहा गया था छात्रों को, ठीक है ना। 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया था छात्रों को। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1956 में। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1967 से 69 में। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी 1967 से 69 में। बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो ये हुई थी भोजपुर से। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो भोजपुर से हुई है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था बिहार में, ठीक है ना। सरकार कौन थी? महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश TL वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता KB सहाय, महेश प्रसाद सिंह, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया। तो न्यायाधीश का नाम कौन था? TL वेंकटरमन अय्यर। आगे देखते हैं, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। हम लोग देखते हैं कि नक्सलवाद का उदय भी कब हुआ था? तो 1967 से 69 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये 2 डेट है ना, हमें याद रखने में सुविधा हो जाएगी। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो ये थे महामाया प्रसाद, ठीक है ना। पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो ये थे महामाया प्रसाद। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो ये सरकार थी महामाया प्रसाद की।
और उस समय जो थे, उस समय जो खास करके शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। महामाया प्रसाद के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है बिहार से। संपूर्ण क्रांति को बिहार आंदोलन भी कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ध्यान होगा आपको, कमेंट बॉक्स में बताना चाहे तो बता सकते हैं। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 में। ठीक है ना, एकदम समय को याद रखिएगा, कब है? 1974 में। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1956 में। स्वतंत्रता के उपरांत कब गठन हुआ? तो ये हुआ 1956 में। आगे देखते हैं, बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। साझा सरकार का गठन कब हुआ? 1967 में। देखिए कुछ काल को एकदम ध्यान में देखिए। 1967 में कई चीज़ें हो रही है, तो इसको ध्यान में रखना है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, तो ये की थी छात्रों ने। यह मुख्यतः छात्र आंदोलन ही था, ठीक है ना, लेकिन इससे सरकार पूरी की पूरी जो है वो प्रभावित हो गई थी। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? तो ये कहा गया था संपूर्ण क्रांति को। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा कहा जाने लगा था। यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई, तो ये हुई थी पटना में। गांधी मैदान पटना का है ना, वहाँ पर सारे जो नेता निकले, जो बाद में जिन्होंने बिहार में शासन किया, नीतीश कुमार हो या लालू, सब यहीं इसी के देन हैं। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। इन्होंने इसका नाम संपूर्ण क्रांति दिया था। बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। देखिए, इस आंदोलन का कांग्रेस ने समर्थन किया था, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आंदोलन जो था ना वो कांग्रेस के ही एगेंस्ट में था। तो देखिए इसमें सही बात है, उसको भी देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था। देखिए एक खास बात बताता हूँ मैं, मतलब उसको याद मत रखिएगा, उसको भूल जाइएगा और इसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये एक लेक्चर का पार्ट है और ये लेक्चर का पार्ट ही होना चाहिए। मेरे एक मित्र ने, जो मेरे काफ़ी क्लोज है, मुझे बताया था कि उस समय जब पुलिस लाठियाँ चार्ज करती थी ना, तो उस समय लालू प्रसाद, रामविलास पासवान या नीतीश कुमार, ये सब उस समय छात्र नेता हुआ करते थे। ये सब क्या गांजा फूंक के जाया करते थे ताकि इनको पुलिस की लाठियां जो है ना वो कम चोट लगे। तो उस समय से, उस समय के बाद है ना, ये सारे जितने जो लोग थे वो सब गांजे के शौकीन हो गए और गांजे की लत लग गई। तो जितने लोग थे जो ऊपर में नेतृत्व में हैं, आप देखिएगा कि वो गांजे के काफ़ी शौकीन हो गए बाद में। खैर ये तो बहुत अलग ही बात है, बहुत अजीब सी बात है। मैं आप लोग को बस जोड़े रखना चाहता था, इसलिए मैंने ये बात बोली। इसको भूल जाना है, ध्यान नहीं रखना है, मतलब इसको क्या है ना, क्रिएटिव लिबर्टी मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो ये किया गया था 5 जून 1974 को। ये डेट याद रखना ज़रूरी है, 5 जून 1974। बहुत गर्मी पड़ती है और इसके बाद मानसून आ जाता है। उस समय छात्र डटे हुए थे। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? तो देखिए ये कमीशन था मुंगेरी लाल कमीशन, ठीक है ना। जनता पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था, ठीक है ना। ये क्या था? मुंगेरी लाल कमीशन। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है? तो पहला राज्य बिहार है। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया 1980 में। यह कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किया था, ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन थे? तो जगन्नाथ मिश्र थे, तो ये ध्यान देना है। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है?
ये संबंधित है भागलपुर से, ठीक है ना। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी गंगा जल। भागलपुर के 33 कैदियों के आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा कर दिया था। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी, तो ये घटी थी 1980 में। 1980 में देखिए और भी क्या चीज़ हुई थी, दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था और साथ साथ गंगा जल वाली घटना जो है वो घट गई थी। तो दो चीज़ एक ही साथ चल रही थी, तो इसलिए दोनों को जोड़ के देखना अच्छा रहेगा। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था, तो ये हुआ था 1982 में, ठीक है ना। डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। देखिए महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था, ये हुआ था 1982 में। डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो ये हुए थे भागलपुर में। सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए थे? भागलपुर में हुए थे। 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। बिहार में डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड की घटना घटी, ये घटी थी दिसंबर 1994 में। दिसंबर 1994 में घटना घटी थी। दुखद रूप से जो इस घटना में शामिल लोग थे वो लोग बरी कर दिए गए, उन लोगों को फांसी लगती तो अच्छा होता। खैर, बिहार में बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया, तो ये किया गया 2002 में। कब घोषित किया गया? 2002 में। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो ये घटी थी 13 नवंबर 2005 को, ठीक है। 13 नवंबर 2005 को जेल लूट की घटना घटी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है बौद्धिक संपदा, ठीक है। बौद्धिक संपदा हम लोग देखेंगे। अभी अभी हमने देखा है, कौन सा चैप्टर था वो? तो स्वतंत्रता के उपरांत बिहार अभी देखा है। अगला देखते हैं बौद्धिक संपदा। तो बौद्धिक संपदा में हम लोग देखते हैं बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? तो ये थे इमाम ताज फ़कीह। ये 12वीं शताब्दी में मनेर में बसे। ये कब? ये 12वीं शताब्दी में मनेर में बसे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो ये फिरदौसी को मिली। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन रहे? तो फिरदौसी रहे। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये फिरदौसी थे। बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 में हुआ था। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो देखिए अदाबुल मुरीदीन से, मकतूबे सदी से, मदानुल मानी से, तो सभी से मिलती है। मकतूबाते सदी उनके पत्रों का संकलन है तथा अदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी उनकी रचना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई, ये मृत्यु हुई बिहार शरीफ में। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहिब का जन्म हुआ था, तो ये जन्म हुआ था बक्सर ज़िला में। दरिया साहब का कहाँ जन्म हुआ था? बक्सर ज़िला में। इनका जन्म डुमरांव के निकट धरखड़ा गांव बक्सर में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया, तो सर्वप्रथम गुरु नानक देव बिहार में आए थे। सबसे पहले गुरु नानक देव बिहार में आ गए थे। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना सिटी में। उनकी माता का नाम था गुजरी देवी। पिताजी का नाम बता देना है, वैसे आगे क्लास में ज़रूर होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था 26 दिसंबर 1666 को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1666 को। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपनी धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे थे? तो ये भेजे थे गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को खुद ही समाप्त कर दिया था। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। पादरियों ने, जो रोमन कैथोलिक थे, सबसे पहले उन्होंने प्रचार किया। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? तो पहला चर्च बना पटना सिटी में। यह 1713 ईस्वी में पटना सिटी में निर्मित हुआ था, ठीक है।
पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1620 में। जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। आप देख रहे हैं कि कितनी धार्मिक सहिष्णुता रही है। ईसाई धर्म के लिए एक मुस्लिम शासक बोल रहे हैं। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया तो अस्टेशियल हार्टमैन को। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई दानापुर में। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उसी समय दानापुर में आर्य समाज मंदिर भी स्थापित हो रहा था। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की? तो ये स्थापित की डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने। बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं सब ब्रह्म समाज से। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली, कहाँ खुली है? तो ये खुली पटना में। पटना में इसकी शाखा 1922 में खुल गई थी। बौद्धिक संपदा से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं हम लोग आगे। बिहार के जतेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं रामकृष्ण मिशन से। बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। पटना के फुलवाड़ी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। इमारत शरिया की स्थापना 1921 में की गई थी। इसको भी ध्यान देना है, इमारत शरिया की स्थापना 1921 में की गई थी। जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की, तो ये संगठित की मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? तो ये मुकर्रम खां था। मुकर्रम खां ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय नहीं था, वो तो बाहर ही था। विक्रमशिला भागलपुर तथा वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। विक्रमशिला भागलपुर में और वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। तक्षशिला अभी कंधार के साइड में पड़ता है, अफगानिस्तान में, वो नहीं था बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? अध्ययन नहीं किया था तो ये पूछा जाता है। इब्न बतूता ने यहाँ अध्ययन नहीं किया था, ठीक है ना। बाकी सब ने किया था। युआन चुआंग ने, धर्मा स्वामी ने और इत सिंह, तीनों ने नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे तो दिगनाथ और शीलभद्र दोनों है आचार्य थे। दिगनाथ भी आचार्य थे और शीलभद्र भी आचार्य थे। अतीश दीपंकर आचार्य थे। जो अतीश दीपंकर है वो आचार्य थे, तो आचार्य थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। अतीश दीपंकर जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? आचार्य थे। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी, तो ये ग्रहण की थी पटना में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी, कहाँ की थी? तो पटना में। राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे, तो मिथिला से संबंधित थे सभी थे। गौतम भी, याज्ञवल्क्य भी, लक्ष्मीधर भी। गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। गौतम जो थे मिथिलापुरी के ब्रह्मपुर गांव में रहते थे और बाकी सभी मिथिला से संबंधित थे। याज्ञवल्क्य, लक्ष्मीधर और गौतम तीनों ही। कीर्तिमाला और कीर्तिपता के रचनाकार, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो मिथिला से था। विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार हुए। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई, तो ये प्रकाशित हुई खड़ग विलास प्रेस से। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई है खड़ग विलास प्रेस से।
अब है बिहार के साहित्यकार हैं, ठीक है ना, तो सभी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, गोपाल सिंह नेपाली हैं और पंडित रामावतार शर्मा हैं। तीनों बिहार के ही हैं, तीनों बिहार के साहित्यकार हैं। हिंदी कविता से संबंधित बिहार के हैं तो ये सभी हैं। कुमार विमल भी हैं, कुमार विमल, डॉक्टर सुमन सरीन और डॉक्टर वचन देव कुमार, ये सभी बिहार से ही हैं और हिंदी कविता से ही सभी संबंधित हैं। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं तो देखिए नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु और रॉबिन शाह पुष्प, ये तीनों ही जो है ना वो बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। सबका नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि उत्तर जो है ना ई भी उत्तर आ रहा है आजकल। ई उत्तर के लिए अगर आपको पता है कि हाँ उपन्यासकार श्री नागार्जुन हैं या फणीश्वर नाथ रेणु हैं, दोनों में से कोई एक नाम दिया है, साथ में ये भी है और ये नाम ध्यान में नहीं है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए पूरा गहराई से ध्यान में रखना जरूरी है। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं तो ये रचनाकार हैं भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। भोजपुरी का जनकवि किसे कहा जाता है तो भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी के जनकवि हैं भिखारी ठाकुर। ये लिखे पढ़े नहीं थे लेकिन इनकी जो रचना है ना वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई और ये जो खास करके रचना बाद में कुछ लोगों ने उसको कलमबद्ध किया। विदेशिया नाच जो है ना वो खास करके बिहार के रीजन में काफ़ी मशहूर है। ज्योतिषर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है तो ये मैथिली की है, ठीक है ना। वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली भाषा में है। विद्यापति खंड, चंद्रकला, भानु कवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं, कौन है ये तो सभी हैं। लक्ष्मी नारायण पाठक हैं, सुरेश दुबे है, योगेश्वर सिंह योगेश है, तो सभी हो गए। योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की। देखिए एक खास बात बताऊं तो हिंदी जो है ना वो बिहार की मातृभाषा नहीं है। हिंदी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना लिया है। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था तो ये था दी बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था दी बिहार हेराल्ड। इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में हुआ। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था तो ये था नूरुल अनवार। कौन था तो नूरुल अनवार। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था तो ये था नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ। कौन था आरा से मोहम्मद हाशिम के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था तो बिहार बंधु। यह 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। कब कहाँ से हुआ यह 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ तो ये हुआ पटना से। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ तो ये पटना से हुआ। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया था तो ये किया था मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया था मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की तो ये थी दी इंडियन नेशन की शुरुआत की। यह पटना से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था तो ये था सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था तो ये था सर्वहितैषी। यह पटना से प्रकाशित होता था। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे। अब बिना दिल के थे, कहाँ के रहने वाले होंगे सोच सकते हैं, बिहार के। शेख गुलाम अली राशिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। कहाँ के थे तो बिहार के। चलिए ये देखते हैं बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। सही सुमेलित कर देते हैं। इमादुद्दीन कलंदर जो है ये कहाँ के थे
इन्होंने क्या लिखा है? तो सिराते मुस्तकीम, ये गद्य है, ये लिखी है सिराते मुस्तकीम। किसने? इमामुद्दीन कलंदर ने। अब देखते हैं अली मोहम्मद साद। अली मोहम्मद साद ने क्या लिखा है? अली मोहम्मद साद ने लिखा है मैखान ए इल्हाम, गज़ल संग्रह है, ये लिखा है अली मोहम्मद साद ने। अजीमुद्दीन अहमद ने लिखा है गुल नगमा, ये कविता संकलन है। और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है उर्दू शायरी पर एक नज़र। चलिए एक बार इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। बिहार के हिंदी कवि लाल उजागर चंद उल्फत तथा राजा राम नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की है। देखिए उर्दू और फारसी जो थी ना, वो सब बहुत महत्वपूर्ण भाषाएं रही है हिंदुस्तान की, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों का शासनकाल था और बाद में बड़ी संख्या में लोगों ने इसी भाषा को अपनाया था। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता हैं। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता हैं। कौन है ये? तो मोहम्मद साद। मोहम्मद साद इसके रचयिता हैं। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो ये लिखी है किसी ने नहीं लिखी है, ठीक है ना। पहली रचना किसी ने नहीं लिखी इसके ऊपर में। बिहार राज्य की प्रथम प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, अवधि नहीं है, ठीक है ना। मैथिली, भोजपुरी और मगही, यही तीनों यहाँ की मूल भाषाएं हैं और यही मातृभाषाएं हैं। हिंदी बिहार की मातृभाषा नहीं है। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? मगही भाषा का प्रथम कवि ईशान को माना जाता है, ठीक है ना, ईशान। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था, तो शिक्षा का माध्यम था तो ये था पाली भाषा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक ज़िले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? देखिए दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, वहाँ मैथिली ही बोली जाती है, मैथिली ही चलती है। बाकी शाहाबाद, पलामू, चंपारण सब में बोली जाती है भोजपुरी। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो ये सम्मिलित किया गया था 2003 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को लेते हैं। सामा चकेवा लोकपर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सामा चकेवा बिहार में मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? मिथिला में। मिथिला में सामा चकेवा खेलते हैं लोग। बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? देखिए यह है भोजपुरी क्षेत्रों में। कहाँ है? पीड़िया व्रत जो है ना वो भोजपुरी क्षेत्रों में प्रचलित है। बिहार के किस जिला में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो ये भागलपुर में बिहुला बिसहरी की कथा कही जाती है। इसे विषहरी पूजा भी कहा जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। कोजागरा व्रत कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मिथिलांचल में, ठीक है ना। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र है तो अमता दरभंगा, डुमरांव बक्सर, बेतिया चंपारण, तीनों ही जगह है ध्रुपद गान के केंद्र। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास का मुख्य स्रोत है, यह राजतरंगिनी, ठीक है ना। राजतरंगिनी से पता चलता है। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास के महत्वपूर्ण मुख्य स्रोत है तो यह राजतरंगिनी। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है तो है गया। गायन शैली है ठुमरी भी, इसका मुख्य केंद्र है गया। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? तो खुरचन को, ठीक है ना, खुरचन गए थे वहाँ लेकर के। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, खुरचन लेकर गए थे ये। पटना कलम संबंधित है। पटना कलम किससे संबंधित है? यह चित्रकला से है। पटना कलम के दृश्यों में जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का महत्वपूर्ण चित्रण हुआ है। चूँकि मेंस के लिए भी इसको पढ़ना पड़ता है तो ये अच्छा है कि इसको दोनों जगह देख लें। पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार थे तो ये थे सेवक राम। इनका काल था 1770 से लेकर 1830 तक। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं
तो देखिए हुलास लाल है, जयराम दास है, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, ये तीनों इसके जो है मुख्य हैं। ठीक है, हुलास लाल, जयराम दास, इस ये सब। सेवक राम को भी एकदम, सेवक राम का काल भी 1770 से 1830, इसको भी एकदम याद रखिए। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है, तो किसे संबंधित है ये? तो परवर्ती मुगल काल से, परवर्ती मुगल काल से संबंधित है पटना कलम चित्रकला शैली। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो यह है बिहार से। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, कोई और भी उत्तर होगा इसमें। तो देखिए, देख लेते हैं पहले। यह लोक कला है, बिल्कुल यह लोक कला है। इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है महिलाओं की। कुछ पुरुष भी हैं लेकिन उल्लेखनीय नहीं है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अड़ीपन। बिल्कुल सही है, सभी सही हैं इसके। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं, तो ये हैं कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, ये तीनों ही हैं मधुबनी चित्रकला के। ठीक है ना, सभी हो जाएगा। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, तो ये कहाँ मिले हैं? राजगीर से मिले हैं और वैशाली से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? राजगीर से भी और वैशाली से भी, दोनों जगह से मिले हैं। बुद्ध के समकालीन मगध शासक अजातशत्रु की प्रेमिका आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो यह है छठ। ठीक है ना, बिहार का क्षेत्रीय त्यौहार है। सूर्य देव की पूजा होती है अस्त होते समय भी और उगते समय भी। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, तो कहाँ? मिथिलांचल में। मधुश्रावणी कहाँ मनाया जाता है? मिथिलांचल में। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है मिथिलांचल में। दूल्हे बेचे जाते हैं यहाँ पर। यह शादी ब्याह से संबंधित मेला है जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, संबंधित है, ये संबंधित है जैन धर्मावलंबी से। यह मेला महावीर के जन्मस्थली वैशाली में आयोजित होता है। ठीक है ना, जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है ये मेला। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है, ये आयोजित किया जाता है गंगा गंडक के संगम पर। कहाँ है? तो गंगा और गंडक का संगम है, यहाँ पे ये आयोजित होता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? तो ये प्रभावित हैं हॉलैंड या डच शैली से प्रभावित हैं ये। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है, तो ये प्रतिनिधित्व किस चीज़ का करती है? तो गोथिक शैली का प्रतिनिधित्व करती है। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से ये प्रभावित है। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस की इमारतें हिंद इस्लामी शैली से प्रभावित है। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डुमरांव, बक्सर में। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो यह है मधुबनी, एकदम फेमस है ये चीज़। ठीक है ना। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो ये थी अंग में थी मंजूषा। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाटक नृत्य है? विदेशिया कहाँ का है? ठीक है ना, तो विदेशिया कहाँ का है? देखिए तो बिहार का है। विदेशिया नाच एकदम फेमस है। बिहार के मिथिलांचल में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ये गाया जाता है विवाह के अवसर पर। लगनी राग कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? विदेशिया नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं। विदेशिया किसकी है? भिखारी ठाकुर की है। कितने चौराहे, जुलूस और मैला आंचल, ये तीनों फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। जट जटिन लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है बिहार में। जट जटिन कहाँ है? बिहार में। नव नालंदा महाविहार
प्रसिद्ध किसके लिए है? ये है पाल स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए, ठीक है ना, पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। भाई कहीं नहीं उलझिएगा, जो इस बुक में दिया हुआ है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है और यहीं से आपको देखना है। चलिए आगे भी थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। पर्यटन एवं खेल जगत को भी इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कितने पेज का है, बस कवर कर लेते हैं जब तक हो जाए उतना ही। पर्यटन एवं खेल जगत से क्वेश्चन को लेते हैं। निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? तो कनिष्कपुर जो था वो कभी नहीं था। अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर ये सब था। पटना का अन्य नाम पाटलिपुत्र एवं पाटलिपुत्र भी था। आगे देखते हैं, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1891 में। पटना में स्थित पर्यटन स्थल हैं तो ये हैं सभी, अगम कुआं है, सैफ खां मस्जिद या मदरसा है, ये भी है, तख्त श्री हरमिंदर साहब है, सभी हैं यहाँ पे। तख्त श्री हरमिंदर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। अगम कुआं के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर कुएं में फेंका था। ये सब गलत है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कई बातें लिखी जाती है। निम्न पर्यटन स्थलों में कौन स्थल पटना स्थित शहर में स्थित नहीं है? तो अक्षय वट वृक्ष नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में शहीद हुए 7 छात्रों के स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है, तो ये भी पटना में है। कुम्हरार है ही और संग्रहालय है ही पटना में। पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने लायक है। क्या देखने लायक है? तो दीदारगंज याची की प्रतिमा है, मुगल चित्रकला एवं पटना चित्रकला के नमूने हैं, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष है, सभी हैं वहाँ पे रखे हुए। पटना में स्थित नहीं है तो रोपवे नहीं है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, तारामंडल है, ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाज़ा है। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित हैं, ये स्थित हैं वैशाली में। वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा कई बार प्रवचन देने के कारण ही अशोक ने यहाँ सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में कौन नहीं है? तो नाथनगर नहीं है, ठीक है ना, नाथनगर नहीं है। राजाभिषेक पुष्करणी है, राजा विशाल का गढ़ है और कमल तालाब है वैशाली में। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, ये स्थित है गया में। विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अहिल्याबाई होलकर बोलते हैं शायद उनको। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक है तो ये है सभी। अक्षय वट वृक्ष है गया में, ब्रह्मयोनी पहाड़ी है और सूर्य मंदिर है, तीनों ही है गया में। अक्षय वट वृक्ष है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी है और सूर्य मंदिर है, कहाँ है? सब गया में है। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है फल्गु नदी के तट पे। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यह है फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी में स्नान कर तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्त करते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित है, ये स्थित है बोधगया में। बोधगया में तिब्बती मठ, जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका एवं चीन द्वारा निर्मित मंदिर है। मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह स्थित है, ये स्थित है बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में इनकी दरगाह है। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, ये दर्शनीय है जरासंध का अखाड़ा, गृध्रकूट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, तो ये सभी है कहाँ पर? तो राजगीर में। जरासंध का अखाड़ा है, गृध्रकूट पर्वत है और मखदूम साहब का हुजरा है यहाँ पर। राजगीर के गृध्रकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो बिंबिसार को। बिंबिसार मित्र भी था महात्मा बुद्ध का। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो जापान ने इसमें सहयोग किया है रोपवे बनाने में। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो देखिए मलिक बया का मकबरा जो है ना, ये राजगीर में नहीं है, ठीक है ना। बाकी विश्व शांति स्तूप है, मनियारी मठ है, वेणुवन है, ये सब कहाँ है? राजगीर में है। राजगीर में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल हैं जीविका भ्रमण, सोन भंडार गुफाएं तथा गर्म पानी के कुंड, पीपल नामक पत्थर का महल या पहरा देने का भवन, मचान एवं सप्तपर्णी गुफा। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है। तो जल मंदिर का संबंध किसे है? जैन धर्म से है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई, जिस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया गया वहाँ कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर स्थित है, ये स्थित है भागलपुर में। अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ है? ये है भागलपुर में।
नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी? ये पहचान की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? देखिए, सत्य क्या है ये देखना है। यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, सत्य है। यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को इब्ने बख्तियार खिलजी ने काफ़ी क्षति पहुँचाया था, ये भी सही है। इसका उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। अब बोधगया के स्मारकों में नहीं है। बोधगया के स्मारकों में क्या नहीं है? तो हरिश्चंद्र मंदिर जो है वो नहीं है, ठीक है ना। हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है बोधगया के स्मारकों में। वज्रासन है, अनिमेष लोचन स्तूप है, रत्नागर चत्र एवं चक्रपण है। विश्व शांति स्तूप स्थित है, तो ये स्थित है राजगीर में। विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है, इसे जापान ने बनवाया है। रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल है, तो ये दर्शनीय स्थल है, सभी है। महादेव मंदिर भी है, हरिश्चंद्र मंदिर भी है और रोहतासन मंदिर भी है। ये सब रोहतासगढ़ में है। यहाँ पर अकबर कालीन गवर्नर राजा मान सिंह ने कई मंदिर एवं हवेली का निर्माण करवाया था, जो अभी भी देखने लायक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है शेरशाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण। शेरशाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण ये मशहूर है। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो ये आते हैं बोधगया में। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो ये स्थल है पावापुरी और वैशाली, दोनों जगह। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? तो ये है पटना में है, ठीक है ना, पटना जिला पड़ता है। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मजार मनेर में स्थित है, मनेर ही पटना में है। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ये है गोपालगंज में, ठीक है ना। थावे का तीर्थ स्थल है गोपालगंज में। औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है ना। औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर स्थित है। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? तो यह है शिव मंदिर। शिव मंदिर है ये। वर्ष 2013 में भारत में आए कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में ये नहीं लेंगे, है ना। 2001 ये भी नहीं लेंगे। 2011-12 से संबंधित क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो देखिए ये वाला भी नहीं लेंगे, जो नोट प्रश्न संख्या 32 से 35 है, ठीक है ना। तो ये सब नहीं लेंगे। ये सब क्या है ना कि हम लोग करंट डेटा से ये सब को लेंगे। तो देखिए ये सब लेंगे। ये सब तो कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो बिहार की अच्छी छवि का निर्माण करना जरूरी है। भौतिक अधिसंरचना में सुधार जरूरी है। बेहतरीन नागरिक सुविधाओं का विकास, ये सब जरूरी है। तो डी इसका उत्तर है। अब 2013 है, तो अभी के वक्त में तो इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमेशा अपडेट होता रहेगा। बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1961 में, ये ले लेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में, ये भी है, सही है। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मोइनुल हक को। इन्हीं के नाम पे एक स्टेडियम है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार राज्य क्रिकेट संघ एवं बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना 1937 में हुई, सही बात है। बिहार फुटबॉल संघ एवं बिहार हॉकी संघ की स्थापना 1986 में हुई, ये भी सही है। 1975-1976 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन हुआ, ये भी सही है। तो क्या उत्तर होगा? डी होगा। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये स्थित है पटना में। 1929 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह किस राज्य के थे? तो ये थे बिहार के। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो ये खेला गया था श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में। यह मैच हीरो कप का था, ठीक है। तो उस समय कहाँ खेला गया था? श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में मोइनुल हक में ये क्रिकेट मैच हुआ था। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 1996 में क्रिकेट विश्व कप का मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था?
तो जिम्बाब्वे केनिया का मैच था ना, ये खेला गया था मोइनुल हक स्टेडियम में। अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच का आयोजन हो चुका है। निम्न में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है? तो विजय यादव बिहार से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है बिहार के। बाकी सबा करीम, कीर्ति आज़ाद और रणधीर सिंह, ये तीनों बिहार के हैं। पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था पटना में। इसे भारत ने ईरान को हराकर जीता था। बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है, ये संबंधित है क्रिकेट से। पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है? तो अभी तक जो है ना, बस 2 ही मैच हुए हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, बिहार में खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है इसमें। तो देखिए जो गलत है उसको देखेंगे। तो बिहार में विश्व कप क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला गया, ये गलत है, ठीक है ना। अभी अभी हमने देखा है कि कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो जिम्बाब्वे और केनिया के बीच मैच हुआ था 1996 में मोइनुल हक स्टेडियम में। तो राज्य में आयोजित होने वाला मोइनुल हक कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, सही बात है। पटना में स्थित कंकड़बाग में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, सही है। बिहार में हॉकी की शुरुआत 1904 में पटना कॉलेज के मैदान में हुई थी, तो ये भी सही है। देखिए अभी और भी चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे, इस बुक को भी हम लोग ख़त्म करेंगे और किताबें भी हमने ख़त्म की है। तो बिहार स्पेशल से 30 मार्क्स आते हैं, 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं प्री में, वो बिहार स्पेशल से आते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि 30 नंबर में से पूरे 30 नंबर पे आपका कब्जा हो। तो इकोनॉमिक सर्वे हो, लेटेस्ट वाला ये हो, या जो कुछ भी है वो मैं यहाँ पे कराता रहूँगा। तो चलिए आप लोग रेगुलर वे में स्टडी कीजिए। मैंने इससे पहले भी इसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन थोड़ा सा और अपडेटेड फॉर्म में मैं चाहता हूँ इसको फिर से रिपीट करूँ। और चलिए जितनी बार रिपीट करेंगे ना आप, उतना ही आपको बेनिफिट है, सबको बेनिफिट है। रिवाइज करके ही एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। तो चलिए हम लोग रिवीजन को हम लोग चालू रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी फिर नए सेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।